जो हमारे बीच में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम एक एक करके इनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे इनकी बातों को। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे नवीन जी से। हमारे बीच में नवीन चौहान जी, आइए। आप उस माइक को यूज कर सकते हैं या कुछ ये सिलसिला आगे चलता रहे तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। मेरे से जो बात करेंगे तो हम बात करेंगे तो आप जवाब भी देंगे, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ठीक है ना। तो इस सभा का जो उद्देश्य है वो आप लोगों को जागृत करने का है, ना कि यहाँ पर हम अपने प्रवचन सुना के चले जाएं। इस पूरे संसार में यही होता है कि अपनी चीजें बता दी जाती हैं, लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर इंगेज रहें। जैसे छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं और थोड़े से उनसे बड़े हैं, ठीक है। कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं। परंपरागत हमारे अधिकारों को छीना गया, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। शुरुआत करते हैं जैसे हार से। ये जिंदगी का एक ऐसा हार है जो हर कोई हंसकर स्वीकार करता है, चाहे तो खेल का हार हो, चाहे स्कूल का, चाहे घर का। सभी हार कैसी लगती है? बोलो भाई, बोलो। आप बोलेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा। सभी हार बुरी लगती है ना। लेकिन आपने बात करने की कि बाबा साहब को हम हर साल याद करते हैं, फिर पूरे 364 दिन हम गायब होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों की जिंदगी में बदलाव तब लाएंगे जब आप हमारे विचारों को अपनी जिंदगी में ले आएंगे। मैं भी एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन शिक्षा का अधिकार मिला। मुझे पता लगा कि पढ़ने से जिंदगी बदलती है, तो मैं इसी गांव में पढ़ा, लेकिन आज इस गांव की जिंदगी से बहुत आगे की जिंदगी में जिया। यानी कि इसी पढ़ाई की वजह से मैं 23 कंट्री घूमा हूँ और 150 बार से ज्यादा विदेश गया हूँ, और वो भी अपने पैसे से। तो ये पढ़ाई की ताकत है। आज एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक बच्चे की शादी कर दी गई और वो शादी टूट गई। अब होता है ऐसा, आजकल बहुत होता है। तो बच्ची की दोबारा शादी हम लोग चाहते हैं, बंधुआ मजदूर किसी की बीवी बन जाओ। तो उसने कहा पापा से कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दूसरी शादी करने से पहले उस शादी में जो पैसा खर्च होगा, जो दहेज खर्च होगा, वो मुझे पढ़ने में दे दो। वो लड़की पढ़ी, उसने PCS पास किया और क्लास 1 ऑफिसर है। तो क्या बेहतर था, शादी करके किसी का घर में रोटी बनाना या कहीं अफसर बन जाना? अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हम लड़कियों को भी यही सिखाते हैं, तो लड़कों को भी यही सिखाते हैं कि आप अपने अधिकारों को जाने, आपको क्या बनना है ये ठाने। अगर आपको पता ही नहीं आप पढ़ किस लिए रहे हैं, तो आप 12 क्लास पढ़ेंगे, 10 क्लास पढ़ेंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मुझे ज्यादा बातें तो नहीं आती, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि पढ़ाई बदलाव लाती है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी पढ़ेंगे, कौन है मांगता, कौन है भिखारी? आप लोग ये भी नहीं पता, भाई तुम्हें तो पता होना चाहिए। मांगने वाला कौन होता है और देने वाला मालिक, है ना। जिसका हाथ ऐसा रहे वो ठीक है, कैसा करने वाला ठीक है। तो जितने लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं वो क्या करते हैं? मांगते हैं। तो मांगने से हम क्या बनते हैं? भिखारी। सिर्फ अपने घर में माँ बाप का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ हक से मांगो। इसके अलावा अपने घर की दीवार से निकलते हम लोग मांगने वाले भिखारी हो जाते हैं। तो पढ़ाई आपको अधिकार देती है कि आप मांगे नहीं, जाने। अब जब आप जान जाएंगे तो मांगने की प्रवृत्ति हट जाएगी। अब यहाँ नियम है नया। आप हर दिन कुछ नया करेंगे, हर दिन कुछ नया पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में किसी भी उम्र में कभी भी बदलाव आ सकता है। उसकी पढ़ के सो, तू कल जिस जगह सोया था उससे कुछ बढ़ के सो। ऐसा नहीं कि 4 मादी को यहाँ ले आए। मीन्स के आपने कुछ लिखा और कुछ पढ़ा, यानी कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें और जोड़ी, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। और फिर से मैं वही आता हूँ कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग जाने। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप जब मर्जी हम सब लोगों से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे मैं क्या करूँ, या मेरे बना रहे हैं और वो भी इतने बढ़िया ढंग से बना रहे हैं कि एक तो लोग खर्चा करके सड़कों पर जाम लगा करके या बड़ी बड़ी झांकियाँ निकाल करके बनाते हैं। मेरा ये कहना है कि उनसे कुछ हासिल नहीं होता, हम सिर्फ उनको भीड़ दिखा देते हैं। पर इस तरह की जो विचार गोष्ठी है जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये बड़ी उपयोगी है।
क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपस में और अपने विचार रखेंगे और लोगों तक विचार जाएंगे कि बाबा साहब ने किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन करके हमारे वर्ग को उठाया और शिक्षित होना, संघर्ष करना और आगे बढ़ना सिखाया, क्योंकि इस चीजों की आज आवश्यकता है। शिक्षा भी कई तरह की, एक तो पौराणिक शिक्षा है जो हमें कोल्लू के बैल की तरह घुमाती रहती है, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती, उसको हम अंधभक्ति भी कह सकते हैं। एक तो वो शिक्षा चल रही है और दूसरी है वैज्ञानिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें सही ढंग से आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। और जिस तरह से बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए जो ना काफी कार्यक्रम दिए, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम दिए और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, जो कि हमारे कर्मकांडियों ने उनको रोक लगाई हुई थी। सनातन धर्म के नाम पे ठगा जा रहा था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे और इस तरह से हमारे वर्ग के जो अधिकार थे उन पर भी कुठाराघात लगातार होता रहा था और वो आज भी जारी है। देखते हैं हम कई जगह स्कूलों की रिपोर्ट मिली हमें कि एक बच्चे ने पानी पी लिया गड्ढे से, तो टीचर ने उसको इतना मारा कि बच्चा बेचारा मर ही गया। तो अत्याचार आज भी जारी है, क्योंकि हमारा संघर्ष थोड़ा कमजोर पड़ गया। बाबा ने जो हमें लड़ने का रास्ता बताया था उस पर हमें लड़ना होगा, तभी हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं कि एक तो सामाजिक क्रांति की बात थी और दूसरा थी क्या नाम है अंग्रेजों से आजादी पाने की। तो जो सामाजिक क्रांति की बात थी उसको निश्चित रूप में बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और जो फूले साहब का जो सिद्धांत था उसको भी आगे बढ़ाया और हमारे वर्ग के लिए काफी अच्छे कार्य किए। अब जहाँ तक सुरेंद्र जी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आज लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। जो चुन के आता है वो 1 मिनट में जो ना दूसरी पार्टी को लेता है और हम देखते रह जाते हैं। ये हमारे संविधान को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और एक तरह से उसकी हत्या की जा रही है और हम सारे जो ना उसको देखते रह जाते हैं। कि बाबा तेरे संविधान को, कि बाबा तेरे संविधान को धृतराष्ट्र सा बना दिया है, कि बाबा तेरे संविधान को धृतराष्ट्र सा बना दिया है, सरेआम धज्जियां उड़ाकर बीच चौराहे सजा दिया है। कि छुआछात जारी है अब भी, कि छुआछात जारी है अब भी, केस दर्ज नहीं करता कोई, बलात्कारी हत्यारे मुजरिम सदा चैन की नींद से सोए, पुलिस पहरे में लाश जलाते, कि पुलिस पहरे में लाश जलाते, राम राज्य की बारिश होए। कि विश्व गुरु जी अति प्रसन्न है, कि विश्व गुरु जी अति प्रसन्न है, सबका विकास यह बता दिया है। कि शिक्षा के अधिकार का नारा, एक तरफ तो शिक्षा के अधिकार का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गई है और इनके जो वीआईपी बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं। कि शिक्षा के अधिकार का नारा जोर जोर से गूंज रहा है, महंगी हुई पढ़ाई इतनी हर बंदा महफूज रहा है, वीवीआईपी देश में पढ़ते कान खोल कर सुना दिया है। किस मानता के कोरे जुमले हैं, किस मानता के कोरे जुमले हैं, असमानता सब पे है भारी, 80% जनता के मुंह पर 20% की थानेदारी, देश उन्हीं के हाथों गिरवी, कि देश उन्हीं के हाथों गिरवी हुक्मरानों ने बना दिया है। कि संविधान में उलट फेर कर, कि संविधान में उलट फेर कर चंद घराने लूटते दौलत, कि संविधान में उलट फेर कर चंद घराने लूटते दौलत, चौकीदार को दिखा अंगूठा, कर्जा माफी है नतमस्तक, आम आदमी की जेब काटकर, कि आम आदमी की जेब काटकर उल्लू उनका बना दिया है। कि आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है, एक तरफ तो आरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण को इतना लंबा खींच देते हैं या ऐसा जटिल बना देते हैं कि वो जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें वो अधिकार नहीं मिल पाते जो हमें चाहिए, जिस तरह से हमारा पूरा आरक्षण में मिलना चाहिए। कि आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा, नियम कर दिए टेढ़े मेढ़े, पूरा कभी न हो पाए यह, नाम मात्र की टुकड़ी पीटे, महामहिम का दर्जा देकर रबड़ स्टैंप सा बना दिया है। कि महामहिम को ब्रह्मा दर्शन दरवाजे में करवाते हैं। कि हमारे राष्ट्रपति से पहले जो हुए थे कोविंद जी, वो ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए गए थे, उनको बेचारों को देश के प्रथम नागरिक होते हुए भी पायदान के दरवाजे के पास ही खड़ा करके उनको दर्शन करा के वहीं से लौटा दिया। ये हमारे देश की व्यवस्था, जिस पे हम जो ना कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत महान है। कि महामहिम को ब्रह्मा दर्शन दरवाजे पर करवाते हैं, अरे गहरे नत्थु खरे सब के सब मंदिर जाते हैं, ऐसे इनके देवता ठहरे। इस सिस्टम को बता दिया है कि संगठित हो आवाज उठाओ, कि संगठित हो आवाज उठाओ, नहीं बनो तुम कोई वैल, हम भक्ति से तोड़ के नाता, तर्क आधारित पकड़ो रेल, इसी से हो उद्धार तुम्हारा,
भीमराव ने बता दिया है, बाबा तेरे संविधान को तेरे को राष्ट्रपिता बना दिया। ₹45 received on PhonePe. स्लोगन है, हम सब जानते हैं और सबको बताया गया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पता नहीं, हम नहीं समझते कि हम कितने शिक्षित हैं और कितने संगठित हैं। जहां तक बात है संघर्ष की, तो हम तो संघर्ष करते आए हैं साहब, और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने लगातार हर परिस्थितियों को झेला है, हर तरह से उन्होंने संघर्ष किया है। बात चाहे मान सम्मान की हो, चाहे वो संगठित होने की हो, चाहे पालन पोषण करने की दौर में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संघर्ष किया है। रही बात शिक्षा की, तो आजकल की शिक्षा के बारे में क्या कहा जाए। आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं। किसी बच्चे से मैं पूछ रहा था कि 14 अप्रैल आ रहा है, क्या हुआ था उस दिन? उनको पता ही नहीं कि क्या है। और अगर ये पूछा जाए कि बाबा साहब का जन्मदिन है कब है, तो वो भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारे हमारे विषय से लुप्त होते जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में राजी साहब हैं, जो कि आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बखूबी जानते हैं, शायद अपनी बातों में रखेंगे उन बातों को कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, और अपने बाल बच्चों को भी बताइए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, मैं आज इस पार्लियामेंट से रिजाइन दे रहा हूं, इस मेंबरशिप से मैं रिजाइन देना चाहूंगा, और जब मैं जा रहा हूं अपने घर को, और एक दिन मैं मर जाऊंगा इसी धरती पे, मेरी आत्मा स्वर्ग से देखेगी, और यही लोग जो इस संसद के अंदर बैठे हैं, ये लोग इसी शिक्षा को व्यवसाय बना करके, इसी शिक्षा को व्यवसाय बना करके कोटे में। और आज हम सब जानते हैं ये शिक्षा इतना महंगी हो गई है। इस स्कूलों का मालिक कौन है? सर से मेरी एक दिन बात हो रही थी, ऑफिस में आए थे, हमारे उधर बिजनेस वाले ऑफिस में बात हो रही थी कि इस यहाँ की शिक्षा की जो इंस्टीट्यूशन है उसका मालिक कौन है, क्या शिक्षा दे रहे हैं, कितनी महंगी शिक्षा कर दी। अगर शिक्षा फ्री होती उस जमाने में, है ना, 70 साल पहले अगर शिक्षा फ्री होती, तो शायद आज हम लोग शिक्षित होते, हम भी जापान की तरह, अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह हमले भी ऊंचे होते, और कहां तक पहुंचे थे, हमारे बच्चे भी आज तरक्की किए होते। लेकिन आज हम शिक्षा को ढूंढ रहे हैं। अभी भी हमारे पास साक्षरता दर कितनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में शिक्षित नहीं है। एक ही शेर है जो शिक्षित होकर के आया, और उसने बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और याद रखिए, शिक्षा ऐसी चीज है जो आपको उजाले की ओर लेकर के जाती है। अपने बच्चों को आप शिक्षित हो, वो शिक्षा नहीं जो कि हमें स्कूलों में सिस्टम में दी जाती है। नहीं, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, मेरा एक सपना है, शायद नवीन भाई को बोला था कि आप खड़े होकर के बोलो तो लोग समझेंगे, शायद मेरी बातों को ना समझे, कि सिर्फ हम जन्मदिन मना करके ना भूल जाएं। हम लोग सिर्फ 14 अप्रैल आए और धूमधाम से जन्मदिन लगाएं और झांकियां निकालें, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पानी पे बहा दे सड़कों पे, और हो गया जन्मदिन। बाबा साहब ने क्या उसी दिन का सपना देखा था? वो चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित हों, वो चाहते हैं कि हम लोग संगठित हो, वो चाहते हैं कि हम लोग शिक्षित हो और बड़े आदर और सम्मान के साथ शिक्षित हो। उस शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत है, उसके लिए आपको खड़ा होना। मैं तो अपने इंग्लिश की क्लास में बोलता हूँ, नीचे भी हम लोगों ने शुरू किया, आप जाओगे तो जाकर के देखना। हम लोगों ने ऐसा बाप बेटे मिल करके ट्राई किया कि हम आपके बच्चों को ना शिक्षा देंगे, जहां तक हो गया, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं दे पाते पैसा, उनको फ्री में भी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश में हम लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि इंग्लिश शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बाबा साहब बाहर जा करके उन्होंने हासिल करी शिक्षा, और पूरी दुनिया में नाम चलता है। सिर्फ उनके नाम को गाने की जरूरत नहीं है, और हम चाहते हैं उनके इच्छा को पूरा करने के लिए, तो हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। सम्मान के योग्य गुप्ता जी,
आगे मौर्य जी, जिनको मैं पहले से, मौर्य जी से मैं काफ़ी टाइम पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और अमर सिंह जी, सबको यहाँ मौका देने के लिए मैं खासतौर से अमर सिंह जी का साथ बहुत बहुत धन्यवाद कर। कुछ बातें ऐसी हैं, गौतम बुद्ध की बात की हमारे एक सामने, और वो कहा, गौतम बुद्ध कहते थे कि सूरज, चांद और सच, इन्हें कोई छिपा के नहीं रख सकता। ये एक दिन आपके सामने आएगा, टाइम कितना भी लग जाए, बादल कितने भी गहरे हो जाए, सच को आप छिपा नहीं सकते, सूरज को आप दबा नहीं सकते, चांद को आप छिपा नहीं सकते। वो दौर चला गया कि कहानी सुना करके एक छोटे से बंदर ने और सूरज को मुंह में निगल लिया। एक छोटा सा बच्चा बंदर, पूंछ जिसकी, और उसको खेलते खेलते उसने सूरज को मुंह में निगल लिया। गजब बात है। सूरज का टेम्परेचर कितना है, कोई साइंटिफिकली बातें समझे। सूरज के अंदर संलयन प्रक्रिया होती है जहां हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और जाकर टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। वो लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का सूरज उसको जला नहीं पाया, वो निकल गया। लेकिन जब श्रीलंका में गया तो उसकी पूंछ में आग लग गई, छोटी सी आग से। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके आप लोगों को बहुत पागल बनाया गया। हर काम की शुरुआत श्री गणेश से करी जाए, पर कोई पूछे तो सही गणेश जी आए कहां से। तो आपको कहानी सुना दी होगी इस बात को लेकर के कि एक बार शिव जी जो है ना कहीं चले गए, पार्वती ने नहाने की सोची, अब वो नहाते नहाते उसको 10,000 साल लग गए, और नहाते गई तो वहां पर उसके शरीर पे मैल था, मैल उसने इकट्ठा किया और उसने उसका गणेश बना दिया, बच्चा बन गया उसका। बड़े जादुई बच्चे पैदा होते थे पहले, आजकल तो माँ से बच्चे पैदा होते हैं, पहले बड़े जादू तरीके से बच्चे पैदा होते थे, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते थे, ऐसे कुछ भी तरीके से बच्चे का भी मुंह से आदमी बच्चे पैदा करता था, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से। ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहे हैं, या कंधों से पैदा हो रहे हैं, भुजाओं से पैदा हो रहे हैं, पैरों से पैदा हो रहे हैं, गजब चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। और फिर उसके बाद गुप्ता जी ने एक बात बताई थी, जब भारत आजाद हुआ तो 35 करोड़ की आबादी थी, बहुत अच्छी बात है। और शायद आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता भी थे यहाँ पे उससे पहले। अगर एक देवता एक आदमी की जिम्मेदारी ले लेता तो गरीबी होती ही नहीं यहाँ पे। कोई समझिए इस बात को कि वो जो तुम सबको पूछते हो भगवान बना रखे, 35 करोड़ देवी देवता हैं, 35 करोड़ की आबादी है, कुछ आदमी आकर के गुलाम बना देते हैं। अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, भारत ने गुलाम बना लिया, और हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, आजाद हो रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सब बकवास बातें हैं। सच को आपको जानना पड़ेगा, सच के हिसाब से चलना पड़ेगा। बातें अमर सिंह जी ने कही कि एक चना का भाड़ फोड़ेगा, बिल्कुल फोड़ता है साहब, एक चना ही भाड़ फोड़ता है, और ऐसा भाड़ फोड़ता है कि भाड़ का पता भी नहीं चलता। ये अकेले चने में बाबा साहब जिन्होंने पूरा 5000 साल की गुलामी खत्म कर दिया, बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी पूंछ वाले के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी की लड़ाई के। कहीं कोई पुष्पक विमान नहीं उड़े, कहीं पर किसी ने तीर कमान नहीं चलाए, कहीं पर किसी ने काली या त्रिशूल का इस्तेमाल नहीं किया, और सिर्फ प्यार से एक भी क्रांति 5000 साल की गुलामी से आजाद करा दिया लाखों करोड़ों लोगों को, वो एक ही आदमी ने कर दिया। बहुत जबरदस्त चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया वो जाता जो उनके फायदे की चीजें हैं, आपके फायदे की चीजें नहीं पढ़ाई जाती। एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया क्योंकि वहां आपका फायदा है। बाबा साहब ने वैसे नहीं कहा शिक्षा श्रेणी का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप नहीं टिकेंगे। आपके पास नॉलेज होगा, किसी पंडित के पास जाइए जो अपने आप को बड़ा सबका ठेकेदार मानता है, आज जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, श्री गणेश के लेके बात चली थी, उसको मैं मेरी बातें ऐसे कट से जाएंगी, सारे जोड़ अपने आप लेगा, क्योंकि बातें बहुत होती हैं और मौका मिलेगा बाद में, फिर जितनी दिमाग में रह जाएगी फिर वैसे पूछ लेना, उनको बड़े आराम से समझा लो। अब गणेश जी की बात चली है, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया आज तक, मानते आए
और गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए मत मान लो कि वो सदियों से चली आ रही परंपरा है। मेरी बात समझ आती है? बाद में कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। यही बात कहेंगे वेदों में लिखी है, पुराण में लिखी है, ये लिखी है, गीता कहती है, महाभारत कहती है, रामायण कहती है। ऐसा कह के हमको पागल बनाया जाता है, बन जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1962 में, वो कहते हैं कि ये रामायण रामचरितमानस ये सब जो है ना काल्पनिक ग्रंथ है, आदमी के लिखे हुए हैं, ये कोई जादू या सब किसी भगवान की वाणी के लिखी हुई चीजें नहीं है। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए भी मत मान लो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है आपके बीच में आकर के, कोई प्रतिष्ठित आदमी कह रहा है, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए भी मत मान लो कि मैं कह रहा हूं। दुनिया का पहला साइंटिस्ट, दुनिया का पहला व्यक्ति गौतम बुद्ध ये कहता है कि किसी बात को यूं भी मत मान लो कि मैं कह रहा हूं। अगर आपके सामने कोई बात आती है उस पर संदेह करो, शक करो, क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो तरक्की की कसौटी पे सही उतरती बात है तो मान लो, वरना उसको सिरे से निकाल दो, जो कोई भी कहता है। मैं कुछ कह के जाऊंगा, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात मान लो। अगर वो आपको सही लगे, दिमाग लगाइए अपना, तभी वो बात माननी है। यूं नहीं कि हाँ सर आए थे वो तो यार पढ़े लिखे कुछ तो काम की बात बता के गए होंगे। मेरा पर्सनल लालच हो सकता है, आपको बता के जा सकता हूँ, लेकिन आपको दिमाग दिया, बुद्धि दी नेचर ने, उसका इस्तेमाल करना आप लोगों ने। गणेश की मैं बात कर रहा था कि कहानी चल रही ऐसे कि एक बार पार्वती जी नहा रही थी, अब नहाते नहाते उसको मैल इतना था, उसने उतारा, उसका एक लड़का बना लिया। वो जाओ क्या तो पास तो ऐसे पता नहीं क्या बड़ी बच्चा पैदा हो गया, और उसने कहा कि तू बाहर बैठ, मैं नहा लेती हूँ जब तक। वो उसका पहरेदारी कर रहा है। शिव जी कहीं बाहर घूमने गए थे, त्रिकालदर्शी। इनकी कहानी के हिसाब से, सच तो कुछ हो रहा है उस पर बात कर लेंगे। इनकी कहानी के हिसाब से शिव जी कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं और वो वापस आते हैं और अपने घर में किसी और गैर आदमी को पाते हैं। तो बच्चा बड़ा भी होगा ना बहुत, अब वो लड़ना शुरू करता है शिव जी से, दोनों का झगड़ा हो जाता है। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे मेरी माँ नहा रही है, तू कौन है? कैसे कैसे घुसा जा रहा है? कहना मेरा घर है। बाप बेटे की लड़ाई, पता नहीं बाप था कि नहीं था, लेकिन कहानी जो कहती है, जो लिखा उसको समझेंगे हम लोग। अब तर्क की कसौटी में उतारना हम लोगों ने, सुनी जो बात है उस पर बात करते हैं। शिव जी और गणेश में लड़ाई हो जाती है। गणेश जी फिरते हैं कि मेरे माँ नारी और आप गैर आदमी कैसे मेरी माँ को बाथरूम के अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं। 10,000 सालों तक पानी खत्म नहीं हुआ, ऐसे चलता है। 10,000 साल बताते हैं, सब चलता है। वो लड़ते रहे बाहर, गणेश बड़ा हो गया। अब इसके बाद त्रिकालदर्शी माथे में तीसरी आंख गुस्से में खुल जाती है और गुस्से में आकर के गणेश का गर्दन काट देता है। वाह कितनी गजब बात है। और जैसे तलवार से सरकारा गर्दन दूर जाए गिरी, इतने में पार्वती भागे बाहर आ गई और कहती है मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? ये बेटा की गर्दन का नारी हट जिद करके बैठ गई, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब जिंदा कैसे करें? तलवार गुस्से में बड़ा तेज से धक मारा ना, तो पता नहीं कहाँ गई गर्दन। वैसे वो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, लेकिन बेटे की बच्चे की गर्दन कहाँ गई ये नहीं पता। पर आप लोगों ने मान लिया, कहानी सुन के मान लिया। इतने क्यों? बैठ के वो दाढ़ी वाला आता है यहाँ पे, बैठ करके वो 4 टिक्के लगा करके बातें सुना देते हैं, बढ़िया तरीके से पीछे म्यूजिक बजता है, हम खो जाते हैं। भक्त बाप राम भक्त हो जाते हैं और खो जाते हैं, मान लेते हैं सब कुछ। हाँ, क्योंकि हमें कहने का हक नहीं दिया। फिर जिद के आगे नहीं माने तो फिर क्या किया? उन्होंने अपने नंदी गण जो उनके पास, उनको भेज दिया कि जाओ ऐसा करता हूँ मैं, मुझे तो पता नहीं मिलने नहीं कहीं भी, तो एक काम करो, जो भी जीव तुम्हें मिले उसके लिए गर्दन काट के ले आओ। बोला एक मर चुका, दूसरे को फिर मारना। कहाँ का न्याय? कहानी को समझिए। और हम कितने बेवकूफ बनाएंगे, हम उसको भी समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। अब गर्दन कटी, देखा जाए तो हाथी का बच्चा मिला हुआ, वो भी उनको ज्यादा महान पढ़े लिखे आदमी, ये समझ में नहीं आता कि बच्चे गर्दन कटी है और हाथी गर्दन कैसे फिट होगी। ले आए गर्दन, हाथी काट के ले आए। अब कोई यूं पूछे उनसे, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तर्क की कसौटी में उतरिए, किसी बात को उतारिए। अब गर्दन बच्चे की कटती है, 2 पैरों का जानवर, हाथी 4 पैरों का जानवर। अब हाथी चलता कैसे है, उसकी गर्दन कैसे होगी? ऐसे होगी या ऊपर होगी? हम ऐसे देखते हैं, वो कैसे देखता है?
अगर गर्दन बच्चे कटे तो यहाँ से कटेगी ना, और हाथी कटेगी तो ऐसे कटेगी। मैथ साइंस कुछ भी नहीं पढ़ते क्या हम लोग? और गर्दन जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी? पहली बात तो छोटे से बच्चे की हाथी की गर्दन उसमें फिट नहीं बैठेगी। हमारी आहार नली है, हमारा सिस्टम गला है, अलग तरीके की ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर है, हम अलग तरीके के नेचर का सिस्टम से पैदा हुए। हाथी के अलग तरीके से उसका शरीर बड़ा है, तो कैसे वो मिल सकता है? जैसे क्या फिट बैठ सकती है? और गजब क्या बड़ी सर्जरी कर दी। मोदी कहता है कि अमेरिका में जाकर के कि हमने तो सर्जरी बहुत सालों पहले कर दी थी गणेश की बना करके, और अमेरिका वाले हंस रहे हैं कि बावजूद पागल सारा कुछ भी पागल बना कर हम मान लेते हैं। हम मान लेते, वो नहीं मानते, उन्होंने हंस मजाक उड़ाया इस बात को लेकर। अगर वो बच्चे की गर्दन हाथी की गर्दन पे टिक जाए तो वो जुड़ेगा कैसे? ऐसे ना, तो ऐसा होना चाहिए ना। और हाथी कैसे देखता? गणेश जी की फोटो आपने देखी होगा कैसे होती है, किसी भी तरीके से क्या वो फिट बैठ सकती है? अब काट पीट के आप कैसे फिट बैठोगे? मुझे नहीं पता कैसे बैठ सकती है। आप सोच लगा लीजिए, क्या इसका मतलब क्या है कि वो जो कैरेक्टर आपके सामने पैदा कर दिया, वो आगे और भी बात कहानी सुना दी उसको कि कार्तिक और पार्वती, उसका भाई भी पैदा होगा, फिर उसके बाद उनकी दोस्ती भी होगी और घूमने लगे। अब कहना कौन ज्यादा भक्त? देखो कहना देखते हैं कि पहले परिक्रमा करके आओ पूरे विश्व की, देख के आओ। कार्तिक के मोर उठा के भाग गया, मोर पे अपने घर के व्हीकल जिस मर्जी को चूमे बैठ के उसको भगा लो, मोर पे बैठ के उसको भगा लो, सब चलता है। और हम लोग दिमाग को लगाते नहीं, कैसे पॉसिबल है? मोर पे आदमी बैठ जाए तो मोर कैसे उड़ेगा? आज सब कुछ, आज आपके सामने मोर देखो, गांव में देखोगे, कैसे मोर पे बैठ जाओगे तो क्या उड़ जाएगा? कुछ भी कहानी। अब वो चला गया, चालबाजी देखो कि उसको गणेश से प्यार है कि क्या कैसे करना है कि अब ये इसके साथ तो कैसे होगा, किसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, उसकी शक्ल अच्छी है, तो अब इसको क्या करें? अब जहां जहां भी कोई भी कर्म कांड होगा, कोई भी अच्छा काम होगा, तो उसको श्री गणेश से शुरुआत करेंगे, तो इसको सबसे पहले पूजा जाएगा, देवों में सबसे पहला स्थान दे दिया जाएगा। और हम लोग मानते चले, और यही मानना हम लोगों की गुलामी का सबसे बड़ा कारण और मानसिक गुलाम है। आज ही जो 14 अप्रैल का जन्मदिन मनाने, बाबा साहब ने कहा था गुलाम लोगों को कोई त्योहार नहीं होता, ये हमारा कोई त्योहार नहीं है। ये आज फिर वही गलती कर रहे हैं जो बाबा साहब ने मना किया था हम लोगों को कि आइडल वर्शिप नहीं बनना है, नायक पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तुम मेरे को पूजा मत करो, मेरी बात को मानो, जो मैंने कहा है उस बात को मानो, उसको तरक्की कसौटी को उतारो और उसको काम करो, उस पे काम करो। तो को लेकर के जो जोड़ना चाहता हूँ अलग अलग चीजों को लेकर के, रिजर्वेशन की बात पे गुप्ता जी ने बात की, वो बात भी मैं करूंगा, आप समझेंगे उस चीज को लेकर के कि तरीके से हम चीज को समझे। पहले एक घर में राजा के राजा पैदा होते जा रहे हैं, दूसरे घर में हम गुलाम के गुलाम पैदा होते जा रहे हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह भारत की जाति व्यवस्था है। किसने बनाई? हमने नहीं बनाई। हमने क्यों बनाई? हमने कोई जाति नहीं बनाई। किसने बनाई जातियां? वही 3-3.5% लोग जो विदेशी हैं, जो इस भारत के नहीं है और अपने आप को दम ठोक के कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आर्य लोग भारत से हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों। ये वही आर्य लोग जो भारत से आए हैं, ये वही जो ब्राह्मण आदमी है, ये वही आदमी जो विदेशी है। जैसे अंग्रेज भारत में विदेशी आए थे, मुसलमान भारत में विदेशी आए थे, डच आए थे, कुशाण आए थे, ये सब पोर्टुगीज आए थे। ऐसे ही ये आर्य लोग भी भारत में आए थे, ये सब विदेशी आदमी वो कब्जा करके बैठे। फर्क सिर्फ कितना है? एग्जाम्पल है इसका, आप नेट पे सर्च करेंगे ब्राह्मण विदेशी है, 2010 की रिसर्च आपको मिल जाएगी। खुद यकीन नहीं होता, डीएनए टेस्ट कराइए, अपना टेस्ट कराइए, एक ब्राह्मण को पकड़ के उसका टेस्ट कराइए और उसका डीएनए यूरेशिया में जाकर के मिलेगा, यहाँ से मैच नहीं करेगा। डीएनए तो सच झूठ नहीं बोलता ना, साइंस ने तरक्की कर ली। हम पहले मान लेते थे सारी कहानियां कि हाँ अब बच्चे घास खाने से, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, अब नहीं मानते। हमें पता हमारी माँ ने बड़े मुश्किल से 9 महीने पेट में रख के पैदा किया, मेरे बाप ने मेहनत करी तब जाकर के हम यहाँ पहुंचा। तो साइंटिफिक चीजें पता है। IVF से बच्चे पैदा हो तो समझ में आता है, साइंस की चीज है। लेकिन खीर खाने से बच्चे पैदा होते हो, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम
तो ये हजम नहीं होती बात है, नहीं माननी है हम लोगों को। सिर्फ मान नहीं लेना है, मानने को रोकने के लिए हमें इसको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज एजुकेशन से आता है, और एजुकेशन तब आएगी जब आपके पास आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे। हम एक आजाद भारत को गिरते जा रहे हैं, खुश हैं कि हम भारत आजाद है हमारा। कहां आजाद है? क्या अपनी मर्जी से अपने बच्चों का पढ़ा सकते हैं कहीं पे? वो कुछ मुट्ठी भर लोग जिनके पास स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, फैक्ट्री भी, इंडस्ट्रीज भी है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? लेबर क्लास। पिछली पीढ़ी दादा परदादा वो किसी खेत में मजदूरी करते थे, गांव से छोड़ करके शहर में आगे घर के निकले, अब ये किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। और फैक्ट्री के मालिक कौन है? कोई आपके वर्ग में से? जाति होती है सर, इंडिया में जाति होती है, मजदूर की ही जाति होती है। और आरक्षण जाति के नाम पर है तो वो सही है। क्यों सही है? समझिए, आरक्षण कोई ऐसा आर्थिक आजादी का कोई वजह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता कोई भी नहीं है, नहीं जानते कोई भी बातें। और जानने के लिए इसी प्रोसेस में मैं आप लोगों के लिए, मैं अमासिक जी को यहाँ पे बाबा साहब की लिखी हुई जो किताबें हैं, उसको मैं प्रिंट नहीं करवाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कराती है। उनकी लिखी किताबें बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के 40 बुक का वॉल्यूम। सर एक बार निकाल देंगे, एक बार सारी इस कड़ी में, हाँ सारे निकालो। ये पूरा सेट है, 40 बुक का सेट है, बाबा साहब की लिखी किताबें हैं। मेरी मत मानिएगा, उनकी रिटर्न किताबें थोड़ी सी इसमें गालमेल मिल सकती है क्योंकि सरकार ने छपवा रखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉपीराइटेड है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया हुआ। ये हिंदी में है, इंग्लिश में जो तो मुझे बता देंगे, इसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इधर रख दे, सब कुछ इधर रख दे, सिर्फ 40 बाहर निकाल दे। हमारे लोगों को जब कभी भी इकट्ठा करना होता है तो आपको प्रसाद खिलाकर के वापस भेजा जाता है, और वो लोग लिटरेचर बांटते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लिटरेचर पे बात ही नहीं करते। हम लोग, हमारे पास लिखने पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मैटर नहीं होता, हम पढ़ने के लिए करें कैसे? एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। भारत जातियों में बटा हुआ है। गुप्ता जी ने बताया आपको, 1927 से पहले भी यहाँ पे संविधान था, उसको मनुस्मृति कहते थे। वो नहीं बताया जाता, अंग्रेजों को बताया जाता है। अगर अंग्रेज भारत में ना होते तो आप यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठे होते, इस बात को समझ लीजिए। अगर अंग्रेज भारत में ना आए होते तो वही हाल होता जो वर्ण व्यवस्था भारत में चल रही थी। और वर्ण व्यवस्था क्या कहती है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण वो पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ने का काम सिर्फ उसी का है और कोई पढ़ेगा नहीं। ऐसे कमरों में आज आपके बच्चे IAS, IPS, PhD करके बड़े घूम रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पर बैठे, किस वजह से? अगर वही होता तो क्या उस कैटेगरी में आते? क्या मैं टीचिंग करता होता? और टीचिंग तो मैं शौक के लिए नहीं करता हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है। I was selected in 2009 an IAS officer. I have resigned from that post. 2009-10 में मैं मुंबई में जॉब करके IAS ऑफिसर, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके मैं छोड़ के आया हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। ट्रांसफर भी हो जाते हैं, सरकार का काम है, करते कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो रिजाइन भी करा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी छुड़वा भी दे, टर्मिनेट भी करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात समझ में आ गई, जीवन एक ही बार मिला है, दूसरा जन्म मिलेगा नहीं। और पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था, अगर हम लोगों ने नहीं दिया तो हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे। अब इस बात को समझना पड़ेगा। अगर ये बाबा साहब की बात हम यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, मैं अपने, क्योंकि हमारे देश में ये भी समस्या है कि अम्बेडकरवादी बहुत ज्यादा है। 2 प्रोग्राम ऐसे हुए, 2 आदमी की भाषण सुने, वो कहेगा मेरे से ज्यादा अम्बेडकरवादी कोई नहीं, अगला प्रोग्राम वो खुद अटेंड करेगा और वो लीड भी करेगा, कहेगा कि मैं अम्बेडकरवादी। 2 प्रोग्राम पढ़े सब अम्बेडकरवादी। मैंने किसी से पूछ लिया, भाई साहब बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस का फर्स्ट वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा है? कहते वो क्या है? तो सुना है। मैंने कहा हद कर दी भाई, तो कैसा अम्बेडकरवादी है?
कहां से अम्बेडकरवादी अम्बेडकर को जानता नहीं। तुम्हारे घर में सत्यनारायण कथा, फलानी कथा, ये कथा सब कुछ पढ़ा है। क्या भारत का संविधान किसी घर में रखा हुआ? किस बात के अम्बेडकरवादी? किस देश की बात आप कर रहे हो? वो लोग जो घोर विरोधी थे बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में कब्जा करके बैठे हैं। है आपका जज कोई वहां पे? वो संविधान पढ़ते हैं, आप संविधान नहीं पढ़ते। इसलिए आपको गुप्ता जी ने कहा ना कि सफाई कर्मचारियों के अंदर सारा का सारा वाल्मीकि समाज का राशन ठेका ले रखा है तुम लोगों ने। क्या अगर वाल्मीकि समाज वो सफाई करता रहे, वो अफसर बनने का नहीं लगता? क्यों वहां सारे ब्राह्मण आके सफाई नहीं करते? ले ले, बराबरी का क्यों नहीं मांगते? वो ये जाति नहीं है तो क्या है कि वाल्मीकि घर में लोग सफाई करेगा, क्यों अफसर नहीं बनेगा? वो क्यों तो पढ़ने का मौका नहीं देगा उसको? सरकारी स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों से 19 अच्छी एजुकेशन पॉलिसी ले आए। जब 1935 की मेघालय की पॉलिसी में बड़ी कमियां निकालते हैं, सारे अफसर बने बैठे मेघालय की वजह से। बाबा साहब पढ़े हैं, हम बैठे हैं। अगर इंग्लिश नहीं होता तो कोई संस्कृत तो पढ़ने का अधिकार था नहीं। क्यों? वो ब्राह्मण के पास में भी वो पढ़ के लिखने का अधिकार था नहीं। जैसे उन्होंने कहानी गढ़ दी, तुम्हें आकर के बैठ के सुना दी और हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले गए और मानते चले गए। हुआ क्या? जागे नहीं। क्यों? सच का तो पता ही नहीं था ना। आज मैंने गणेश का छोटा सा एग्जाम्पल दिया। क्या कभी इस एंगल से सोचा? कभी कितने सदियों से मानते आ रहे, कितनी पीढ़ियां मानती आ रही हैं, मंदिर में जाकर के घंटे बजाते जा रहे हैं। क्या माना? समझा कभी? क्या दिमाग नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते, हम लोग मेहनत से काम करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि तुम मेहनत से काम करो, मेहनत से कमाओ, मेहनत से करो। क्यों करें भाई? हमारे लाला जी बैठ करके बैंक से लोन लेंगे, अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, हमारे बंदे को नौकरी गले बैठे रहेंगे, नाम से कुछ नहीं करेंगे। हमारा बच्चा वहाँ पे मेहनत करेगा, 5,000-6,000 रुपये तनख्वाह दे देगा और जो नुकसान हो उसको तनख्वाह में से काट लेगा। क्यों? वो मेहनत नहीं कर सकता, वो दिमाग से काम करता है। और तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करने का छोड़ो और मेहनत समझिए इस बात को। घर बनाया किसी ने, घर बन के देखा होगा, आप लोग मेहनत करते हैं। घर बनाने के अंदर बहुत बड़ी टाउनशिप भी होती है, बहुत सारे के सारे फ्लैट सिस्टम भी होते हैं, बहुत सारी सिटीज बनी हुई है। वहाँ पे एक आदमी उसका मालिक होता है, दूसरा आदमी वहाँ पे डेवलपर होता है, तैयार करता है। एक बंदा वहाँ पे नक्शा बनाने वाला होता है, उसका आर्किटेक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेका लेता है उसका। एक उस पर काम करने के लिए मिस्त्री होता है और फिर नीचे एक मजदूर होता है। अब मुझे यूँ बताइए सबसे ज्यादा दिहाड़ी या पैसा किसको मिलता है? जिसका प्लान जिसके दिमाग में है वही ना, जिसने बैंक से पैसा लिया 11 करोड़ रुपया, जबकि उसका पैसा नहीं उस बैंक के अंदर, उस बैंक के उसका पैसा से लोन लेकर के सारा सिस्टम खड़ा किया, तो दिमाग लगाया कि हमारा रिश्तेदार है, मेरे को लोन दे देगा 1000 करोड़ का और फिर बाद में माफ नहीं करवा देगा। वो दिमाग से चलते हैं और हम कहां से चलते हैं? हम कहते हैं ताकत करो, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्या मीठा होता है? कि तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी। एक मजदूर को कितने पैसे मिलते हैं? जो वहाँ पे मिस्त्री होता है, या मिस्त्री को ज्यादा मिलते हैं कि मजदूर को ज्यादा मिलते हैं? मिस्त्री मजदूर के मुकाबले में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाता है कि इसको कैसे रखना है, कितना सीमेंट का करना है, लगाता है दिमाग, इसलिए उसको क्या मिलता है? ज्यादा प्रॉफिट। ठेकेदार को उससे ज्यादा, आर्किटेक्टर को उससे ज्यादा, डेवलपर को उससे ज्यादा, मालिक को उससे भी ज्यादा। फ्री मिलता, कुछ कर ही नहीं करता। चलो पैसा पब्लिक से लिया, लगा दिया, हम लोग गधों की तरह पैसे जमा कर मेहनत कर रहे हैं और कमा कौन रहे हैं? वो बैठा आराम से बेच के चला गया। अब दिमाग से काम करना ज्यादा अच्छा है कि मेहनत करके खाना ज्यादा अच्छा है? अब सोचिए सर, मेरा दिमाग है कि मैं थोड़ी चौंकी वाली बातें करता, लगी होगी शायद माफी चाहूंगा। बात रिजर्वेशन की भी है, कड़वी है, लेकिन अगर रिजर्वेशन को समझा जाए, संविधान में रिजर्वेशन का मतलब ऐसे खैरात बांटना नहीं है। There is a word representation. Reservation is not a word in this constitution. रिजर्वेशन कोई शब्द नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग को पागल बनाया जाए रिजर्वेशन के नाम पे। शब्द है रिप्रेजेंटेशन।
मेरा भी हक है, अगर मैं भारत में पैदा हुआ तो मुझे भी जज बनने का हक है। अगर मैं इस भारत का नागरिक हूं तो मेरे पास भी 1000 एकड़ जमीन होने का हक है, अगर किसी और के पास है तो। एक भारतीय होने के नाते मेरा भी हक है कि मेरा भी स्कूल चले, अगर किसी दूसरे का स्कूल चल रहा है तो। अगर कोई आदमी फैक्ट्री में 1000 नौकर रख करके अगर वो सिल्वर स्पून से, चांदी की चम्मच से खाता है, तो मेरा भी हक है कि मैं भी चांदी की चम्मच से खाना खाऊं, ऐसे टुकड़ों से या भीख मांग मांग के ना खाऊं। वो रिप्रेजेंटेशन, मेरी बात समझ पा रहे होंगे? और रिजर्वेशन की पूरे दिमाग में, जो आपके दिमाग में कचरा भरा जाता है, कुछ इसकी तारीफ करके कुछ इसकी बुराई करके आपके दिमाग में रखा जाता है, वर्ड निकाल कर फेंक दे। रिजर्वेशन कोई शब्द नहीं है। और जब तक भारत में जातियां हैं, कोई बात नहीं करता कि जाति खत्म कर दो, नहीं, अरे वो भी तो मजदूर है, उसको भी तो चाहिए। अरे हद करते हो तुम। यहाँ 10 आदमी इकट्ठे करो ना, 10 आदमी अलग अलग जाति के इकट्ठे करो, आप यहाँ खड़े करो एक साथ मेरे साथ। अभी आपको मेरी जाति नहीं पता, नहीं पता, मैं बता दूंगा। और 10 आदमी जिनकी जाति आप जानते हो, सेल्फ एनालाइज करो, किसी और की कई बार मत मानो, अपने आप से सोचो। एक पंडित को खड़ा कर दीजिए, गुप्ता जी को खड़ा कर दीजिए, ठाकुर को खड़ा कर दीजिए, और अपने बाकी 6,743 जाति खड़ा कर दीजिए। किसी को भी आप खुद सामने से देख करके, क्या आप सबको बराबर नजर से देख पाते हो? क्या इतने समझ आपके पास है? जब आप पंडित जी के पास जाएंगे ना, तो आपका सिर झुक के जाएगा, या नहीं झुकता है? गुप्ता जी से बात करेंगे, थोड़ा सा लहजे में बात करेंगे, और वहीं पे आपका पड़ोसी उधर वाला आएगा तो चौड़े हो जाओगे। होते हो नहीं होते? तो क्या इक्वालिटी है? क्या बराबरी है? क्या दिमाग में कीड़ा नहीं है? क्या वो जाति की वजह से नहीं है? क्या है ना? जाति की वजह से, क्या वजह कुछ और है? अगर यहाँ पर राष्ट्रपति बनता है रामनाथ कोविंद, वो दलित राष्ट्रपति है, इससे बड़ा जाति का एग्जाम्पल क्या लोगे आप? क्या डूबना मरे हम पे? भारत का पहला नागरिक, उसको तो मंदिर के बाहर बिठा दिया। पहली बात तो वो था, मंदिर में गया क्या करने? मंदिर में मिल क्या रहा था उसको? लेकिन उसको देखने के बाद हम भी नहीं समझ पाए आज तक भी। अच्छा, उसके साथ वो दलित राष्ट्रपति है, तो तुम कौन से तीर मार लोगे? नहीं समझ में आया। आप तो प्रधानमंत्री नहीं, आप तो एमपी नहीं, आप एमएलए नहीं है, आप उस फील्ड में नहीं है। तो आपके साथ जब देखा जाता है ना, इन कॉलोनियों में जब भी कोई घुसता है ना, पहले सोच लेता है, पूछ लेता, आपको बताता कोई नहीं है कि किस किस जाति के लोग रहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो आरएसएस के लोगों ने पढ़ा है, अंग्रेजों ने पढ़ा है, वो सारा कुछ जानते हैं कैसा सिस्टम है। और इसलिए उनको पता है कि किस जाति के लोगों को किस तरीके का लालच दे करके अपने पास बुलाया जा सकता है, वो पता है उनको, और इसलिए तुम पर राज कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सच, मैंने कहा सच कड़वा होता है, सर बड़ा कड़वा होता है, और मेरी भी आदत खराब है सच बोलने। अब सच के हिसाब से आप चले और समझिए सारी इस चीज को कि सिस्टम के तहत अगर बदलना चाहते हैं अपने आप को, और अपनी ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता बचा आपके पास। बाबा साहब दिखा के गए, मेरे कहने की जरूरत नहीं, मेरा अपना कोई रास्ता नहीं है। महापुरुष ने जो रास्ते दिखाए हैं वही रास्ता है। रिजर्वेशन वाली बात और रास्ते के बाद खत्म करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपके दिमाग में रहेगा और लोग आपके दिमाग में आके भरते रहेंगे और आप उसको उलझे रहेंगे। अगर आज ओबीसी के नाम पे जाति की गणना करते हैं तो क्यों नहीं करते भाई? कर दो ना। जब जनसंख्या बढ़ी है, जब तुम जाति मानते हो, वर्ग मानते हो, तो जनगणना करने में दिक्कत क्या है? अब मान लो इस भारत में 100 आदमी रह रहे हैं, बस समझिएगा, और रिजर्वेशन झंझट को समझिएगा। अगर आदमी 100 रह रहे हैं बस, और 100 आदमियों को एक हमने ब्रेड बांटना है,
और उस ब्रेड के अगर 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाए, पीसेस कर दिए जाए और सबको एक एक दे दिया जाए, क्या कोई झगड़ा रहेगा? कोई छोटा बड़ा रहेगा? रिजर्वेशन है क्या कि तुम जहां जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी संख्या है, उसके हिसाब से तुम्हें हर चीज में हक मिल जाएगी, तो बात है क्या काम है यार? पॉपुलेशन 10%, मुश्किल से 3.5% ब्राह्मण, 4.5% बनिया, 5.5-6% जो ना राजपूत ठाकुर, कुल मिला के 12 से 15%। रिजर्वेशन अमेंडमेंट 50% से फालतू ले रहे हैं और फिर भी रिजर्वेशन को रो रहे हैं, हद नहीं है। और 85% पॉपुलेशन 49% में गुजारा कर रही है, वो तो आपस में वो लड़ रहे हैं ना। भाई मेरी सीट पे जब जगह 85% आदमी है और वहां पे फिर 49 सीटें हैं, तो उस 15% का तो कुछ ले नहीं रहे ना हम, क्या ले रहे हैं? उसमें से 10% इकोनॉमिक उसका निकाल दिया, विकर सेक्शन का, ईडब्ल्यूएस का, यानी कि और बढ़ा दिए, यानी उसमें से और घटा लो 49 से 39%। तो वो सारे बढ़िया ब्राह्मण उन्हीं के हाथ में सब। सोचिए, आप निकाल ईडब्ल्यूएस की लिस्ट निकलवाइए, ईडब्ल्यूएस में कौन है? आपके परिवार में तो ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं मिलेगा। सच को जानिए, सच के हिसाब से चलना शुरू कीजिए। अब 39% में 85% आदमी लड़ रहे हैं, बताओ आपस में। हमें दुश्मन बना के रखा है, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको भड़का के रखा आपस में। ओबीसी को कहते कैसे तुम्हारा, अरे ओबीसी की संख्या के हिसाब से तुम उसको दे दो, एससी की संख्या के हिसाब से उसको दे दो, ब्राह्मण को ब्राह्मण के हिसाब से दे दो। झगड़ा कहाँ है? और बात अगर इनकी भी मान ली जाए कि भारत का जो करंट संविधान है, भारत का ये संविधान लागू होने से पहले, अगर वो पहले संविधान की बात भी मान लिए, जहां वर्ण व्यवस्था थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अति शूद्र, जो मोस्टली एससी एसटी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो लोग अति शूद्र जिनकी कोई गिनती नहीं होती, अगर उसके हिसाब से मान लिया जाए और वो सारे के सारे वर्ण में आ जाए, जैसे ब्राह्मण आज तक एक वर्ण है, वो जातियों में नहीं बटा। समझ लीजिएगा इस बात को। अक्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, वो आज तक एक वर्ण है, वो जातियों में नहीं बटा, वो कहीं भी जाएगा वो राजपूत ठाकुर। वैश्य, बढ़िया बिजनेस जो करता है, वो आज तक वही है, उसी में बटा हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो भारत के अंदर जातियां हैं, वो आपकी हैं 6743 जातियां, उसके अंदर साथ साथ सब कास्ट, उसमें और भी सब कास्ट बांट के रखा है आप लोगों को। ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है, ये उन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों की पॉलिसी है, जो आपको बांट करके राज करना चाहते हैं। तो वो कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हम मतलब ये चौका, ये धारा, ये समाज उसमें बट जाते हैं, और बटने के बाद जो ना हम अपने आप को इतना बांट दिया हम लोगों ने। अब यहाँ कोई जाटक लड़ाई लड़ रहा है, कोई कबीरपंथी लड़ा है, कोई जुलाई लड़ा है, लड़ते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि उनको पता है, उनको ये लग रहा है कि चमार लिखने की बजाय तुम जुला लिखोगे ना तो तुम कुछ हो जाओगे। और फिर मैं कहूँ तुम एससी के अलावा क्या तुम जनरल हो गए क्या तुम ब्राह्मण बना दिया हम लोगों ने? समझे इस बात को? ये आपको सिर्फ बांटने वाले वही लोग आपके बीच में आते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब तक वो डिवाइड करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हमारा नुकसान होता रहेगा। ये बाबा साहब ने एक लास्ट इंसिडेंट कि बाबा साहब से एक बार किसी ने पूछा कि अम्बेडकर एक पेड़ काटना है, ब्राह्मणवाद का बड़ा पेड़ काटना है, पेड़ को कैसे काटेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं पेड़ को काटने के लिए तो मुझे कुल्हाड़ी दोगे। आपसे पूछा जाए, हम लोग तो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कभी सिस्टमेटिकली मेहनत नहीं कर रहे। जहां जोर लगाना चाहिए वहां जोर नहीं लगा रहे। अगर वहां जोर लगा दिया 1 साल के अंदर, यहाँ सरकार भी आपकी होगी, यहाँ बिजनेस भी आपके होंगे, यहाँ सब कुछ आपके हाथ में आ सकता, वो लंबा टाइम नहीं लगता। लेकिन वो अपने दिमाग से लड़ते हैं, हम लोग दिमाग नहीं चलाते। यहाँ दिल्ली के अंदर बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम काम कर रहे होंगे। बाबा साहब से जब पूछा कि एक पेड़ काटने की कुल्हाड़ी तुम्हें दी जाए, बाबा साहब कहते हैं कुल्हाड़ी जो तुम मुझे दोगी ना। किसी ने कहा बाबा साहब से पेड़ काटना है 6 घंटे तुम्हारे पास, अम्बेडकर कैसे काटोगे? तो अम्बेडकर क्या कहते हैं, उस पेड़ को काटने जो तुम मुझे कुल्हाड़ी दोगे, उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में 4 घंटे लगाऊंगा, 2 घंटे में पेड़ कट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी आई लग की, उसकी धार नहीं देखते। मेरी नौकरी लग गई, मैं गांव से बाहर, बाहर में जाए बाकी समाज, पे सोसाइटी के नाम पे 0। तो वो लोग गुप्ता जी बड़े हमारे बीच में बड़ा अच्छे से समझा भी सकते हैं।
1 रुपया 1 ईंट का फार्मूला बनाते गुप्ता जी सही बोलो। 1 रुपया 1 ईंट का फार्मूला दीजिए, अभी आपके रोहिणी के अंदर कॉलेज बना खड़ा कर दिया कर सकता। चंदा नहीं मांगते किसी से, कभी नहीं करते। यूनिटी है, एकता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है जो आपके अंदर हमारे अंदर नहीं है। और जिस दिन आपने एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उस दिन ये राज नहीं होगा, देश भी सब कुछ आपका होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए राज ना कर सकते। सिर्फ इंडिया के ये लोग भी भ्रम में हैं, ये भी मत माने कि ये लोग बड़ा खुश हैं, ये लोग भी भ्रम में हैं कि हम भारत पर राज कर रहे हैं। राज तो इंग्लैंड वाले कर रहे हैं राज। जब तक भारत में पैसे की पावर, प्रिंट करने की पावर उनके पास है ना, तब तक भारत आजाद नहीं है। ये अलग मैटर है। पर मैं हर टॉपिक पे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने, या बहुत सारी, सॉरी, दिल्ली के अंदर भी आप देखोगे ना, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काम कर रही होगी, बहुत सारे बैंक भी काम कर रहे होंगे, प्राइवेट बैंक भी काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप जेड पे सब की खोजते जाओगे ना, आपके नाम से कोई भी नहीं मिलेगी। आपके अकाउंट होल्डर्स होंगे, उसके अंदर आप लोन लेंगे, आपको लालच देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखें, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, 56.8 करोड़ अकाउंट होल्डर्स उसके पास हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके खाते हैं, बिजनेसमैन के अकाउंट उसमें नहीं है। वो सिर्फ वहां से लोन लेते हैं। पैसा कौन जमा कराते हैं? आप लोग। आपको लालच देते हैं बैंक में पैसे जमा कराओ तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, एफडी करा दो, ये करा दो, वो करा दो, जब तक खाते खुलवा दिए जाए। और आपको लालच दिया कि आपका पैसा बैंकों में जमा करा दो। और बैंकों में जमा कराने के बाद हुआ क्या? 56.8 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को अगर कैलकुलेट करो, मिनिमम बैलेंस 500 रुपए से अगर रखा जाए तो 27,000 से 28,000 करोड़ रुपए का ब्लॉक पड़ा, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं बिजनेस करा करते। अगर वही रिमोट आपके हाथ में हो तो आप मालिक बन जाएंगे। सर ये लास्ट बस, क्योंकि अगर वो चाबी आपके हाथ में नहीं है, जब तक रिमोट आपके हाथ में नहीं है, तब तक आपकी मर्जी का चैनल नहीं चलेगा। जब तक उनके हाथ में, मैं भी चल रहा था कि मेरे हाथ में रिमोट था, उनको लगा कि लोग जाने लगे हैं, मेरे हाथ से रिमोट लिया जा रहा है। और मैं कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चुभी हो, उसके लिए आपका धन्यवाद कि वो आपके चुभे, आपको दिमाग में आपके सोचें, विचार करें। और मेरी जहां जरूरत पड़े, अगर लगता है किसी पूछने में, मेरे बच्चों को मेरा फोन नंबर याद होता है सब, 81990 मैं स्कूल में बच्चे को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उसको मेरा फोन नंबर बड़ा याद रहता है। 81990 मेरा नंबर है। किसी को भी लगे कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी भी चीज को लेकर, फिलहाल मैं स्कूल में, स्कूल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या किसी को आती है, एजुकेशन सिस्टम के संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को गाइडेंस के रिगार्डिंग कोई समझना प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम किसी वजह से आती है, और मैं अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, मैं आपकी सेवा में आपके साथ हूँ। मेरी तरफ से जो छोटे से भेंट में लेके आया था मसीह जी के लिए, वो एक किताबें मैं आपको देके जा रहा हूँ। और सिर्फ इनके नाम की नहीं है, अगर आप सब लोग मिल करके कोई रिसर्च में आकर के आप लोग पढ़ेंगे तो ये जानेंगे तभी सर। कहने वाले बहुत सारे आएंगे, लेकिन जब तक आप इनको खुद नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक नहीं जाने बाबा साहब ने क्या लिखा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना धैर्य से, धन्यवाद सर आपके अच्छे विचार के लिए। और हमें ऐसा आभास होता है कि आप बिल्कुल कहते हैं कि जब आग लगी हो ना तो रॉकेट रुकता नहीं है फिर, है ना। तो ऐसी सबके पूंछ में आग लगे ना, चलता ही रहे। और बहुत अच्छी बातों आपने रखी है, सच में दिमाग को खोलने वाली बातें हैं। सबके विचार, आप गुप्ता जी के विचार हैं, आपके विचार हैं, नवीन साहब के, सबने जो बोली बहुत अच्छी बात बोली है। अब कुछ कहने को रहा नहीं, सब कुछ कहा गया, सब कुछ सुना गया। और आखिरी की बात यह है कि सब अमल करें।